नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकारा मीडिया और मैं हूं शशि रंजन। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री आदित्य प्रकाश जी। आदित्य प्रकाश जी बिहार की राजनीति में सक्रिय और जमीनी मुद्दों को उठाने वाले नेता, समाज सेवी। श्री आदित्य प्रकाश जी मुजफ्फरपुर मुरौल से ताल्लुक रखते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के ये जिले में उपाध्यक्ष भी हैं और लगातार सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात को मुखर रूप से रखते हैं। चाहे वो विकास कार्यों में अनियमितता हो या फिर समाज से जुड़े मुद्दे हो, राजनीति से जुड़े मुद्दे हो, अपनी बात को सोशल मीडिया पर और जमीनी स्तर पर भी अपनी बात को रखते हैं। वर्तमान में ये राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चे के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपको और आपके चैनल, आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे नगर पंचायत मुरौल की जनता को धन्यवाद। जी सर, आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं सर आपके जीवन से, लाइक आपकी पढ़ाई लिखाई, ये सब कुछ थोड़ा अपने बारे में बताइए ताकि आपको समझने में मुझे हेल्प हो जाए। जी, जो मेरी प्राथमिक शिक्षा जो हुई यहीं पूसा के विद्यालय से हुई, जी। कैंपस पब्लिक स्कूल से। पिताजी राजनीतिक कारणों से मुजफ्फरपुर जाना आना रहता था, जी। तो 10वीं की पढ़ाई मेरी होली मिशन से हुई। वहां से इंटरमीडिएट करने के बाद फिर मैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में ग्रेजुएट हुआ। जी। उसके बाद दिल्ली आने के बाद एनडीटीवी न्यूज में ट्रेनिंग लिया 6 महीने। उसके बाद मैंने डेढ़ साल जो है तकरीबन जी न्यूज में काम भी किया। जी सर। तो जी। वहां तक पढ़ाई करने के बाद, जॉब करने के बाद फिर सीतामढ़ी में एक अच्छे संस्थान में यूनिसेफ में भी मैंने अपने 4 साल योगदान दिया वहाँ। उसके बाद फिर मैं घर को मुजफ्फरपुर अपने राजनीतिक क्षेत्र में लौट गया। आपका राजनीति सफर कैसे शुरू? राजनीति का सफर मेरा जो है वो पिताजी हमारे पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहते थे। हर पटल पर किसानों की आवाज को उठाने में हमेशा सबसे आगे की पंक्ति में खड़े रहते थे। उनका अनुभव, उनका देन समाज के लिए, और उनके साथ साथ उठते बैठते रहते हमने राजनीति में कब कदम रख दिया सही पूछिए तो मुझे खुद ही नहीं पता चला। ये तो फिर राजद ही क्यों? राजद सिर्फ इसलिए कि एक युवा चेहरा, उस समय जब मैं भी युवा हूँ, एक युवा चेहरा हम लोग के सामने आया। पिछले कई दशकों में लालू प्रसाद यादव जी ने सरकार बनाई, राज किया। बहुत लंबे समय तक, जब से हम लोग ने होश संभाला तब से अभी तक नीतीश कुमार ने सरकार चलाई। अब एक युवा चेहरा हम लोग के सामने आया, हमको लगा कि ये आएंगे तो कुछ बदलाव करेंगे। बस एक सिंगल यही विजन था हमारा कि एक युवा चेहरा बीच में आ रहा है हम लोग के, तो हम लोग इनको मदद करेंगे, आगे लेकर के आएंगे। तो आप खुद को राजद में कहाँ देखते हैं? राजद में हम एक जमीनी कार्यकर्ता है, एक वर्कर है राजद के लिए, सिपाही है राजद के, लालू प्रसाद यादव जी के, तेजस्वी यादव जी के एक सिपाही है बस। तो राजद की जो इस वक्त का हाल है वो किस कारण से? क्या तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, इन दोनों के बीच फूट का, या फिर लालू प्रसाद यादव ने जो उन पे इल्जाम लगाते हैं जंगल राज था आज से कुछ समय पहले, जंगल तो राज आज जो स्थिति है राजद का वो किसकी देन है? राजद के ऊपर तो खैर आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति है तो लगता रहेगा। जंगल राज अभी कौन सा राज चल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। ये आप आए दिन अखबार को खोलिए, अखबार छोड़िए, आप तो सोशल मीडिया का जमाना है। आपने फोन को स्क्रॉल बस करिए, फेसबुक के किसी पेज को, आप इंस्टाग्राम के किसी पेज को, तो पहले तो लोग इसको एंटरटेनमेंट के रूप में लेते थे, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को। आज की डेट में वो इतना बड़ा मीडियम हो गया है, तो कौन सा ये आपका राज चल रहा है ये बताने की अभी जरूरत नहीं है। और रही बात की राजद, अभी कोई स्थिति में ऐसी नहीं कि राजद बहुत खराब स्थिति में। हमारे पास आज भी करोड़ों जो मत मिला राजद को, वो तेजस्वी यादव और के लीडरशिप पर, लालू यादव जी के चेहरे पर भी मिला। तो सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे। चुनाव लड़ना हमारा काम है, चुनाव हम लोग लड़ते रहेंगे और अगली बार फिर मजबूती से लड़ेंगे। तो आप खुद को ग्राउंड लेवल का नेता मानते हैं या फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट? क्योंकि आप ज्यादातर सोशल मीडिया पे दिखते हैं, ग्राउंड पर भी आप दिखते हैं, बट ज्यादातर आप सोशल मीडिया पे मुखर होकर बोलते हैं। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास, सभी के पास होता है। आपका भी हम लोग का चैनल है, पोर्टल है, सोशल मीडिया का पोर्टल है। बिल्कुल। तो आपका एक बहुत बड़ा हथियार है, उसको कह सकते हैं। हजारों लाखों लोग से एक साथ जुड़ने का, कनेक्टिविटी बढ़ाने का हमारे पास एक साधन है। इसलिए हम लोग
सोशल मीडिया पर रहते हैं, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, तो इसको आप, हम लोग तो जमीनी कार्यकर्ता है राजद के, अभी भी कह रहे हैं, आगे भी कार्यकर्ता ही रहेंगे, जमीनी कार्यकर्ता ही रहेंगे। कोई बहुत अपेक्षा नहीं है पार्टी से, क्योंकि दल हमारा उस अभी स्थिति में नहीं है कि हमें कहीं आगे खुद ले जा सके। अभी दल को हमें आगे लेकर के जाना है। बिल्कुल। तो हम अपने आप को कार्यकर्ता समझते हैं और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं अपने पार्टी को आगे लाने के लिए, अपने समाज के लोगों की बातों को आगे रखने के लिए। जी सर, आप भी युवा हैं, तो युवाओं को राजनीति में आने के लिए आप लोग और क्या प्रयास कर रहे हैं, या फिर क्या युवा को राजनीति में आना चाहिए क्या? कई बार ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, युवा अपना काम धंधा करे, घर संभाले, बाल बच्चे संभाले, ठीक है, राजनीति में मत आओ, राजनीति बहुत खराब है। देखिए, तो राजनीति खराब किसने किया? राजनीति जो हमारे पीछे के जनरेशन जो थे खराब, अगर आप कह रहे हैं तो उन्होंने खराब किया होगा ना। बिल्कुल। आज युवा को चांस मिलेगा तो युवा में सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर एनर्जी होता है। बिल्कुल। तो उसके अंदर भेदभाव का जो होता है, वो डेडिकेशन जो होता है वो खत्म रहता है। वो भेदभाव से जाति के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, उस तरह के जगहों पे वो नहीं पढ़ते हैं युवा। आगे बढ़ने का बहुत उनके अंदर ललक होता है। तो एकदम युवा को आगे आना चाहिए। हम जो भी युवा साथी राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं, हम लोग उनको उंगली पकड़ के आगे लाने का काम करते हैं और करते रहेंगे, हमेशा लेकर के आएंगे। तो थोड़ा सा आपके लोकेशन पे बात करते हैं। आप मुरौल के निवासी हैं, नगर पंचायत मुरौल आपका घर हुआ। तो यहाँ की समस्या अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर सोशल मीडिया पर ऐसा दिखता है कि काम हो रहा है, लेकिन एक तरफ दिखता है कि भैया काम नहीं हो रहा है या खराब काम हो रहा है। ये तो जैसे कि एक तरफ दिख रहा है कि रोड बने, स्ट्रीट लाइट लगी, एक तरफ दिख रहा है कि रोड टूट गया, स्ट्रीट लाइट का जो बटन है वो काफी ऊंचा है, उसको बंद करना है, चालू करना, हमें तो सही लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। देखिए, हम तो वैसे लोग नहीं हैं जो इस बात को नकारे कि काम नहीं हुआ है। काम हुआ। बिल्कुल। किस गुणवत्ता का काम हुआ, एक जांच का विषय रहा शुरुआत से ही। नगर पंचायत जब से गठित हुआ, यहाँ जो भी काम हुआ पूरे नगर पंचायत में अभी तक, एक पीसीसी का काम हो, तब एक नाला का काम हो, तब एक स्ट्रीट लाइट का काम हो, एक नल जल के रिपेयरिंग का भी काम हो, वो एक जांच के विषय, हमेशा जांच का विषय रहा। अच्छा। चूंकि काम जिस गुणवत्ता का, आपको 100 रुपए मिला काम करने के लिए इस नगर पंचायत में, आपने 30 रुपए में उस काम को करने की कोशिश करी, तो उस काम की गुणवत्ता क्या होगी इस बताने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा जो है सवालिया निशान लगता रहा यहाँ पे। जब नगर पंचायत गठित हुआ, आपने किया कि भाई सड़कों पर काम करेंगे, नाला बनाएंगे, स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, सीसीटीवी लगेगा, नल जल जो योजना सरकार की है उसको दुरुस्त करेंगे। तो इसमें पूरी तरह विफल रही नगर पंचायत मुरौल के जो भी हमारे प्रशासन के लोग हैं, जो भी हमारे मुख्य पार्षद हैं, जो भी हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो सभी के सभी इसमें जीरो रहे, फेलियर रहे। लेकिन कहीं आपको लगता नहीं है कि जो ये नगर पंचायत गठन हुआ, ये पहली बार ही गठन हुआ है मुरौल का, तो कुछ खामियां हो सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है? खामियां हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती हैं? काम होगा तो गलतियां होंगी। बिल्कुल। काम हुआ तो गलतियां हुई, लेकिन ये जो विषय है, जो काम अभी हो रहा है या काम जो पूर्व में हुआ, उसकी गुणवत्ता की जांच किसी ने नहीं की। न मुख्य पार्षद ने की, न कभी कार्यपालक पदाधिकारी ने करने गए, न कभी किसी जेई ने उस काम की क्वालिटी को टेस्ट किया। मैं उस पर सवाल उठा दूं किसी सड़क पे कि भैया ये सड़क खराब है, मुख्य पार्षद कहीं सड़क अच्छा है, उसके लिए विभाग ने जेई को निश्चित करके यहाँ भेजा था, आपका जो है ये सड़क बन रहा है, आपको जाकर के वहां जांच करना है, आपको जाकर के उस सड़क को बनवाना है। तो ये कभी पूरे नगर पंचायत में नहीं हुआ ये आज तक। अच्छा। इस काम की गुणवत्ता के जांच के लिए विभाग ने जेई को डिप्यूट किया, वो जेई आते ही नहीं है। जेई कब आते हैं? जब नपाई करना होता है और बिल क्लियर करना होता है, तब आते हैं। तो गुणवत्ता कैसा होगा इसके लिए हमको कहने की जरूरत नहीं है जी। आप क्षेत्र में भी जाके दे सकते हैं, अखबारों में भी न्यूज छपा है, कई जगह आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देखा होगा, तभी आप ये सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। एक और मैंने देखा था कि जो स्विच बोर्ड है वो काफी ऊपर लगा हुआ था, ऐसा? स्विच बोर्ड काफी ऊपर लगाने के पीछे मंशा क्या है, ये तो विभाग जाने, हमारे नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी जाने, मुख्य पार्षद और उनके वार्ड पार्षद लोग जाने, सभी लोग जाने जी। जब मैं अभी कुछ दिन पहले टहलते हुए मेमोपुर, हमारा नगर पंचायत ही पड़ता है, क्षेत्र में जा रहा था, दिन में इसी टाइम था, लगभग दिन का समय था, लाइट जल रही थी, तो मैं सोचा कि चढ़ के उसको बंद कर देते हैं, कैसे भी जल रहा है, नुकसान हो रहा है बिजली का, जनता का, सरकार का, भाई हमारा नुकसान हो रहा है। तो हम 6 फीट के थे, वो लाइट हमसे भी 4 फीट ऊंचा था। इस बात के लिए मैंने सोशल मीडिया पर एक कटाक्ष करते हुए लिखा था कि भैया तार भी चुरा लिए 5-2 मीटर,
कहने का मतलब कि आपने नहीं चुराया, मतलब कटाक्ष तो लिखा भी था नीचे कि भैया इसको व्यंग के रूप में लीजिएगा, लेकिन आपकी जवाबदेही तय होकर होनी चाहिए ना कि आप जाके क्षेत्र में देखेंगे कि आपके क्षेत्र में काम जो हुआ वो किस गुणवत्ता का हुआ। बिल्कुल। क्या वो स्विच बोर्ड बंद करने लायक है लेकिन नहीं, डंडे से अगर उसको मार के बंद किया जाए 4 दिन उस डंडे से मारा जाएगा, वो स्विच बोर्ड भी टूट के गिर जाएगा, तो शॉर्ट लगेगा, जनता के पैसे का लाइट भी खराब होकर गिर जाएगा नीचे। तो ये जवाबदेही तय नहीं हो रही है नगर पंचायत में। तो उस तरफ से कोई रिप्लाई आ रहा है या जवाब देने वाला कोई नहीं है? उस पे सबसे पहला लाइन ही मैंने यही लिखा था कि अब मेरा अंदर से इच्छा नहीं होता है नगर पंचायत के बारे में कुछ लिखने और बोलने का, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर विपक्ष में कोई है, अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, तो आपको वहां पर जाके कम से कम देखना चाहिए कि सिचुएशन वाकई में ऐसा है क्या। आपको अपने वार्ड पार्षद को भेज के देखना चाहिए। आप बाउंसर लेके घूम सकते हो, उस बाउंसर को आप भेजिए कि जाकर के क्षेत्र में देखें आप कि सही में क्या जो लिखा है पप्पू या आदित्य जो लिखा है, क्या वो सही में ऐसा है क्या ग्राउंड लेवल पे कि बेकार का लिख रहा है। तो ये जवाबदेही तय नहीं हो रही है, जिस कारण से ये सब समस्याएं आ रही हैं। दूसरा आपके क्षेत्र में जो है वो हाउस टैक्स को लेके, लाइक होल्डिंग टैक्स को लेके है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि भैया हम अभी भी कुछ समय पहले मुझे कॉल आया था कि हम लोग गरीब लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले, हम लोग टैक्स कहाँ से लें? बिल्कुल, जिसको लेके वो लोग शायद मीटिंग भी करने वाले हैं। तो ये होल्डिंग टैक्स जो है उसमें कोई गड़बड़ी है या फिर वो, हालांकि लोगों को तो वो देना ही पड़ेगा अगर उसका घर है तो। सरकार का कर है जी, गफलत में रहना भी नहीं चाहिए जी, लेकिन अगर सही पूछे तो कार्यालय ने ही लोगों के मन में ये डाउट पैदा कर दिया। अच्छा, नगर अध्यक्ष ने ही मन में लोगों को ये डाउट पैदा कर दिया। आप पूछेंगे कैसे? तो कार्यालय में 2024 में इन्होंने सितंबर में एक प्रचार गाड़ी चलाई थी कि अभी से पीछे का जो है कर सरकार ने माफ कर दिया है, अब आगे कर आपको देना है, आप लोग दे करके कर से मुक्त हो जाइए। फिर अब 2026 में बोल रहे हैं कि 2021 से लेकर के कर हम जो है 26 तक आपसे लेंगे कर। अच्छा, तो कोई जो रोजमर्रा का जीवन जीने वाला आदमी जो 500 रुपए रोज पे काम करता है, कहीं कुदाल चलाता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई मशीन चलाता है, कोई कहीं जाके काम करता है, वो आदमी आपको 18,000 20,000 रुपए पूरे 5 साल का टैक्स एक बार में कहाँ से देगा? उसको अपने पिता की दवाई भी जोड़नी है, उसको अपने घर का राशन भी जोड़ना है, अपने बच्चे की शिक्षा के लिए भी सोचना है, अपने भविष्य के लिए भी निधि को सुरक्षित करना है। वो आदमी कैसे उस कर को जो है भर पाएगा? उसमें भी क्या हो रहा है, कोई घर बना, फॉर एग्जाम्पल आप 21 में नगर पंचायत को गठित किया सरकार ने, कोई घर बना 2023 में, आप कर उससे ले रहे हैं 2021 से। उससे पहले तो हमने सरकार को जमीन का कर दिया ना, बिल्कुल। उसके बाद 2023 से हमको कर जो लेकर के जोड़ा जाएगा 26 तक। 2021 से हम क्यों टैक्स देंगे जब हमारा वो आवास बना ही नहीं था वहां पे, या कोई मेरा स्ट्रक्चर वहां खड़ा ही नहीं था। तो ये सब कंफ्यूजन नगर पंचायत के कार्यालय के लोगों ने ही पैदा कर दिया लोगों के अंदर। वो क्यों कर दिया? क्योंकि उसको तोड़ मरोड़ के परोस दिया ताकि लोगों से किसी से कुछ ज्यादा ले लिया जाए, किसी से कुछ कम ले लिया जाए, किसी से कुछ ज्यादा ले लिया जाए। इस कारण से लूट खसोट करने के लिए ही ये सिस्टम को चालू कर दिया इन्होंने। अगर नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है इसमें? नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की स्थिति यही है कि जो चुनाव हुआ, चुनाव के रिजल्ट के अगले दिन से नगर पंचायत शुरू हुआ। कार्यालय चालू होने में यहाँ नगर पंचायत में 1 साल लगा, आप जानते हैं? कार्यालय स्टार्ट होने में, सिर्फ कार्यालय का ताला खुलने में 1 साल लगा यहाँ पे। यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी कितनी बार बदले गए। पिछले शुरुआत के जो 2 साल था नगर पंचायत का, वो कांटी से चलता था, यहाँ से नहीं चलता था। तो नगर पंचायत में क्या डेवलपमेंट होगा और क्या यहाँ के क्षमता को जो है दुरुपयोग किया गया है नगर पंचायत के लोगों की क्षमता को। तो पहली बार थी, हो सकता है कि वो साल भर लग गए हो उसमें, हो सकता है। तो अब जो आपके पास जो समय बचा था उसमें भी जो कार्यपालक पदाधिकारी आपको मिले, आपने सामंजस्य बिठा के 10 वार्ड पार्षद से कभी एक साथ बैठक भी नहीं कर सके आपने कभी जनता के बीच में जाके पूछा भी नहीं। नगर पंचायत में क्लॉज है, ये आपके जो भी नॉर्म्स हमारा बना हुआ है कि जो भी काम नगर पंचायत के किसी भी वार्ड में होगा, पहले आप जाकर के आम सभा लगाएंगे उस क्षेत्र में। उस आम सभा में 5 आदमी 5 तरह का बात बोलेगा कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। उसमें जिस बात पे जो है हमारा सहमति बनेगा सभी लोगों का, काम उस पर करना था, पहले प्राथमिकता काम को देना था। आपने कभी पूरे नगर पंचायत का कार्यपालक पदाधिकारी हो, मुख्य पार्षद हो, उप मुख्य पार्षद हो या कोई भी वार्ड पार्षद हो, कभी किसी ने यह कोशिश नहीं की कि किसी भी वार्ड में जाकर के आम सभा लगाया जाए। जब आम सभा लगाएंगे नहीं तो जनहित के जो मुद्दे हैं आप सुनेंगे नहीं, जनहित में जो काम होना है आप जानेंगे नहीं, जनहित में जो समस्याएं हैं आप तक पहुंचेगी नहीं। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप मुख्य पार्षद से खफा रहते हैं। कुछ पर्सनल दुश्मनी भी है या फिर आप वार्ड पार्षद का नाम नहीं ले रहे, सिर्फ मुख्य पार्षद पे ही आपका अटैक? देखिए, मुख्य पार्षद गार्जियन होते हैं नगर पंचायत के, चुने हुए जनप्रतिनिधियों में सबसे ऊपर है वो।
जी। उनके नीचे छोटे भाई की तरह उप मुख्य पार्षद हैं, छोटे उनसे जो है वार्ड पार्षद हैं। तो मुख्य पार्षद से ऐसी कोई निजी लड़ाई नहीं है हमारी। जी। जो व्यवस्था परिवर्तन होता है, जब भी होता है, पंचायत से जब नगर पंचायत हुआ, हम भी चुनाव लड़े, हमारे पिताजी भी लड़े, वो भी लड़े। तो राजनीतिक मतभेद होता है, चुनाव होता है तो। बिल्कुल। कोई इसमें हमारी निजी लड़ाई उनसे नहीं है। जनता का जो मुद्दा है, जनता का जो समस्या है, उसको हम रखेंगे और रखते आए हैं और 200 स्पीड और ज्यादा आगे रखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीछे हटने वाले हैं। अब आप उसको अगर कोई निजी लड़ाई के रूप में देखता है तो इस बात को मैं नहीं मानता। हमारा उनसे वैचारिक मतभेद है, उस मतभेद में हम हमेशा लड़ते रहेंगे उनसे। आपको समाज के बीच में जाना चाहिए। आपने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए आप, चुनाव जीतने के बाद आप कभी घूम करके नेमोपुर नहीं गए, आप घूम करके कभी 10 नंबर वार्ड में नहीं गए, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 4, 3, 2, 1, कभी घूम करके आप नहीं जाते हैं। हाँ, वार्ड पार्षद तो है ना, उसकी जवाबदेही तो वार्ड पार्षद की है ना, वो अपनी बात को देगा ना मुख्य पार्षद। बिल्कुल, जवाबदेही वार्ड पार्षदों की भी है, उप मुख्य पार्षद की भी है, लेकिन वही बात है, मौनम स्वीकृति लक्षणम संस्कृत में कहावत है। अच्छा। जो मौन रहेंगे तो स्वीकार है उनको। जो वो कर रहे हैं मुख्य पार्षद, अगर वो वार्ड पार्षद या उप मुख्य पार्षद मौन है इस बात पे, इसका मतलब है कोई स्वीकृति दे रहा है अपनी। जनता के जो मुद्दे हैं उन पर स्वीकार है उनको, जो हो रहा है नगर पंचायत में ये चल रहा है ऐसा। हम ये कोई मतभेद की बात नहीं है, सब ये सब चुनावी लोग हैं, चुनाव लड़ने वाले और भी आएंगे, वो सभी सब मुद्दा फैलाते हैं, दोनों में आपसी मतभेद है। हमको कोई मतभेद उनसे नहीं है, वैचारिक मतभेद है। आप जनता के बीच में रहिए, आप चुनाव जीते हैं, आपको जनता के बीच में जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उनके बीच में अपनी बातों को रखना चाहिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप खड़े होकर बोलेंगे ना कि वे गलत बोल रहा है। तो आपने तो कभी जनता के बीच में जाने का काम ही नहीं किया, आप कहाँ बोलेंगे? आप सोशल मीडिया पे वही बेकार का फोटो, फेक फोटो, कभी कुछ का फोटो, आप भ्रमित करने का काम हमेशा से करते आए हैं चुनाव जीतने के बाद। बस हमारी समस्या उनसे बस यही है। नहीं जी, चलिए वापस आते हैं राजनीति पे सर। राजद की जो विचारधारा है, आज के समय में आप उसको कैसे देखते हैं? राजद की विचारधारा शुरू से ही एक स्टैंड पे ही रही। अगर हमें पीछे हटना होता तो कब का हमें लगता है कि वैसे तो मैं इस स्तर पे नहीं हूँ कि इस बात को कहूँ, लेकिन जो अनुभव किया है इस पार्टी में अभी तक मैंने, कि अगर सरकार में आना होता, सरकार बनाना होता, तो मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी के लिए बहुत छोटा सा काम था। बीजेपी की तरफ से झुकाव दिखा देना था। उस झुकाव के बाद इन पर जितना भी केस था, बाकी राज्य में हुआ है। बिल्कुल। हरियाणा में चौटाला जी के हाथ में देखा होगा, बाकी बंगाल में भी हुआ, बहुत जगह हुआ, सब चीज होता है। तो क्या है कि अगर थोड़ा सा झुकाव भी दिखा दिए होते बस, तो ये सवाल अभी आप नहीं कर रहे होते, हम शायद सरकार में हम लोग होते। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त का जो विपक्ष है वो बिहार में अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पा रहा है? विपक्ष दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल निभा रहे हैं। विपक्ष में अगर सिर्फ आप राजद को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है, विपक्ष में और भी दल हैं। कल भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे हम कि कांग्रेस के लोगों ने, अंदल के लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया गैस के लिए। जी। और अभी गैस के मुद्दे पर एक बात याद आई, नगर पंचायत से, हालांकि जोड़ के देता हूँ इसको। नगर पंचायत जो हमारा नगर क्षेत्र है, नगर का जो क्षेत्र है वो भी शहरी क्षेत्र में है। बिल्कुल। गैस की जो किल्लत है उसको सरकार ने 21 से 25 दिन कर दिया। भैया नगर के क्षेत्र को 25 दिन में मिलेगा और 45 दिन में ग्रामीण क्षेत्रों को। ये सुविधा तो मिलती नहीं। तो मुख्य पार्षद को कम से कम लिख करके देना चाहिए ना, उप मुख्य पार्षद को, वार्ड पार्षदों को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख के देना चाहिए। हम तो भाई होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, तो सरकार के भाई नजर में नगर में है, और 2021 से आप हमसे जोड़ के टैक्स ले रहे हैं, तो वो सुविधा हमको क्यों नहीं मिल रही? उसके लिए कांग्रेस के साथियों ने, मैंने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा धरना प्रदर्शन किया वहां पे, कारगिल चौक से लेकर के कोई चौक था, ध्यान नहीं है ऐसे, तो वहां तक लोग मार्च किए। तो राजद भी इसमें, हम लोग भी बहुत जल्दी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो भी जनहित के मुद्दे हैं हम लोग भी आगे बढ़ चढ़ के उठाएंगे इसको। जी, आपने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 25 दिन का है गैस का, शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन। सर मेरे घर में 6 सदस्य हैं, तो मेरा वो गैस 45 दिन चलेगा कैसे? ये तो सरकार के प्रशासन के लोग बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी से कुछ दिन पहले टोल फ्री नंबर भी जारी किए। अगर गैस की किल्लत है, आपको कहीं समस्या आ रही है, टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। आप मेरे साथ बैठ के यहाँ से 100 बार कॉल कीजिए, उस टोल फ्री नंबर पर एक बार कॉल लग गया तो आप इंटरव्यू को यहीं मैं छोड़ के चला जाऊँ। तो लगता ही नहीं है सर। तो लगता ही नहीं, तो क्यों उसको टोल फ्री नंबर पर आपने जारी किया? जनता को दिग्भ्रमित करना इसी को बोलते हैं। जनता को रास्ते से भटकाना, मुद्दे से उसके भटका देना। भैया तुम पूरे दिन कॉल करते रहो, तुम्हारा एक दिन ऐसे खा जाएंगे। जब मैं बुक कर रहा था गैस, लगभग मार्च में बुक कर रहा था, जो लास्ट बुक किया था,
तो ना तो उनके कॉलिंग नंबर पे नंबर लग रहा था, ना व्हाट्सएप से बुकिंग हो रहा था, ना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बुकिंग हो रहा था। हर चीज पैसा लगता था कि हर चीज को जानबूझ के उससे पैसा किया गया क्या समस्या आती है कि लोग अब जाएं कहाँ, तो जाएंगे जनप्रतिनिधि हैं तो वो कलकत्ता घूमते रहते हैं, एगो को मुख्य पार्षद बनना है तो वो व्यस्त रहते हैं उसमें। तो मतलब हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि जनहित का जो मुद्दा है वो आप किस पटल पर रखेगा, जनता जो कहाँ जाकर के रखेगा। बिल्कुल। हम तो मान लीजिए कि एक तरह से अगर छोड़ दीजिए उस व्यवस्था को, तो अगर 2 नंबर पे विपक्षी अगर हमको मानते हैं तो हम तो स्तर पे अभी नहीं है जिसको हम उठा करके किसी बड़े स्तर पर रख सकते हैं। आप अपने लेटर पैड लिख करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल तो सकते हैं कि हमारा शहरी क्षेत्र है, आप जो इस क्षेत्र को सुविधा देंगे ना भाई। आप जो होल्डिंग टैक्स हम वसूल कर रहे हैं, सरकार का जो कर हम सरकार के ट्रेजरी में दे रहे हैं, किस बात के लिए दे रहे हैं? इसी के लिए दे रहे हैं कि हमको जो सर्विस है शहरी क्षेत्र का वो मिलेगा। बिल्कुल जी सर, एक बार वापस आते हैं तेजस्वी यादव पे। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आप कहाँ देखते हैं राजद को? तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद बहुत आगे गई है। ए टू जेड की पार्टी बनाने में तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा रोल है। ए टू जेड की पार्टी राजद सही में है। टिकट का बंटवारा जो पिछले विधानसभा में हुआ था उसका लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है, आप कभी देखेंगे उसको बैठ करके तो आप देखेंगे कि वाकई में तेजस्वी यादव ने ए टू जेड की पार्टी बना दी। एक जो सबसे पिछड़ा हुआ समाज के वर्ग का आदमी है और सबसे जो आगे वर्ग में जो समाज में बैठा हुआ आदमी है, उस दोनों को बराबर एक सीट पर बिठाने का काम तेजस्वी यादव ने कर दिया। सर, हम लोग सकरा विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए हैं इस वक्त। सकरा विधानसभा में अब तक कई सारे मर्डर्स हो चुके हैं, किडनैपिंग, लूट, चोरी, इनकी बहुत सारी जो कंप्लेन है अब तक आ चुकी है। तो कानून व्यवस्था को लेकर आपने अभी एक पोस्ट शेयर किया था कि जब तक वीडियो वायरल नहीं होता तब तक कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल। तो क्या सच में सकरा के साथ साथ पूरे बिहार की ये समस्या है? ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप भी हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, वो भी सभी लोग होंगे प्लेटफॉर्म पे तभी देख रहे हैं। बिल्कुल एकदम बिल्कुल ये पूरे बिहार की स्थिति यही हो चुकी है। जो सकरा विधानसभा की या सकरा थाना क्षेत्र की जो स्थिति है, पूरे बिहार की यही स्थिति है। आज से होली के कल होकर के यहाँ मर्डर हो गया जी, रैनी में नगर पंचायत में ही पड़ता है। बिल्कुल ये जो क्षेत्र हो गया है, इतना संवेदनशील क्षेत्र हो गया है। 4 साल हो गया, 5 साल आप कर ले रहे हैं नगर पंचायत का। कैमरा कब लगाने आ रहे हैं? जब चुनाव का 1 साल बचा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से कैमरा लगना चाहिए था। डे फर्स्ट जीत के आए थे, सबसे पहला काम होना चाहिए था नगर पंचायत का कि पूरे इलाका को सीसीटीवी सर्विलांस में डालने का जी। तो मैं सिर्फ ये नगर पंचायत की बात नहीं कर रहा, पूरे सकरा विधानसभा में मान लीजिए कि सीसीटीवी किसी दुकानदार के पास है, प्रशासन उसको उस रूप से बोले कि भैया तुम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, नीचे कर दो, सड़क पे कुछ दिखे नहीं दिखे। तो ये व्यवस्था जो है प्रशासन के स्तर पर एकदम कम्प्लीटली फेल्योर है। हालांकि एसएसपी मुजफ्फरपुर के हैं, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, मुझे उम्मीद उनसे और भी अच्छी है जी। सकरा थाना में भी लोग हैं, कार्यरत लोग हैं, काम अच्छा करते हैं, थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। सरकार के स्तर पर थोड़ा और इसको जो है गहन काम करने की जरूरत है। लेकिन पुलिस की जो कार्यवाही है वो ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ दारू माफिया, शराब माफिया पे ही है। आए दिन सिर्फ शराब माफिया पे कार्रवाई होती है, दारू माफिया की कार्रवाई होती है, लेकिन जो मर्डर रोकने में असमर्थ है। जितने भी मर्डर्स हुए हैं आप देख लीजिए, अगर लड़की का मर्डर होता है तो उसको दे देते हैं कि भैया प्रेम का प्रसंग था, चाहे जहानाबाद हो, चाहे अपने ढोली में हुआ है वहां देख ले। मतलब जितने भी अगर लड़की ने लड़की को मारा गया हो तो बताते हैं कि भाई ये प्रेम प्रसंग का मामला है, क्योंकि वहां से उगाही नहीं होगी ना जी। यहाँ तो खेल उगाही का है। यहाँ से तो खेल शुरू हो रहा है, थाना क्षेत्र से जो शुरू हो रहा है जी, वो थाना से लेकर के पटना तक पैसा पहुंच जाता है ना। बिल्कुल। तो वो तो उगाही होगा नहीं उससे, वो तो शराब माफिया से ही उगाही होगा। अब कोई हम मर्डर हो गया कहीं, कोई उसके परिवार का परिजन गया केस करने के लिए, तो 100 रुपया भी नहीं देगा। बिल्कुल, वो तो रोता हुआ जाएगा भैया हमारा तो मर्डर कर दिया भाई घर के आदमी को जी। लेकिन शराब माफिया को पकड़ेंगे तो बल्क में पैसा। तो बेसिकली मेरा सवाल ये था कि महिलाओं और कमजोर वर्गों पे जो इस वक्त अत्याचार हो रहा है उसको सुनने वाला कोई नहीं है पूरे बिहार में। उसको सुनने वाला कोई नहीं है पूरे बिहार में। बिहार की प्रशासन की पूरी कंप्लीट व्यवस्था खत्म है। फिर कहाँ जाएगा फिर? क्या वो इंसान नहीं? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि जो है दोनों हाथ उठा के ऐसे खड़े हैं, भैया मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। सिर्फ नगर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, विधानसभा की भी बात कर रहा हूँ। पूरे पटना, पूरे बिहार की यही स्थिति है। मतलब आपको जनप्रतिनिधि भी सुनने वाला नहीं है। आपको लगता है कि प्रशासन दबाव में काम करता है? प्रशासन के दबाव में भी जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। सरकार नीतीश कुमार चला ही कहाँ रहे थे, सरकार तो प्रशासन चला रही थी, सरकार तो आईएएस अफसर चला रहे थे जी। सकरा थाना को तो एसएसपी कंट्रोल करते हैं, यहाँ के थाना प्रभारी कंट्रोल करते हैं। कितना जनप्रतिनिधि हो जाकर के
वहाँ सकरा थाना में बोलता है कि यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, आप क्यों नहीं वहाँ गए? तो एक जनप्रतिनिधि पूरे सकरा विधानसभा में नहीं है जो जाकर के सकरा थाना के प्रभारी को आंख में आंख डाल करके ये बोले कि आपको वहां पर गश्ती करवाना चाहिए, आपको वहां पर शाम के समय सुरक्षा देना चाहिए। जब तक कैमरा नहीं लगा, जब तक यहाँ दुर्घटना के बगल में नहीं हो जाता है, ये बाबू डेरा चौक पर, विश्वकर्मा चौक पर, तब तक प्रशासन का लोग वहां पर एक्टिव हो गए गश्ती नहीं करता है, तब तक वहां रुकते नहीं है। जब तक कोई दुर्घटना वहां हो ना जाए, दुर्घटना का इंतजार करते हैं, कुछ हो जाए तब वहां जाएंगे। अच्छा ठीक है, दुर्घटना का इंतजार करते हैं कि हो जाएगा तब जाएगा, लेकिन दारू और शराब पहले कैसे पता चल जाता है? उनका लॉबी है, उन्होंने तो लॉबी बना रखा है ना। हर गांव में, हर टोले में एक आदमी दो आदमी को रखे हुए हैं, 100-250 रुपया, उसी में से कार्टन शराब जो है उस आदमी को दे देगा, थाना का लोग ही दे देते हैं। क्योंकि उनको भी उनकी भी मजबूरी समझता है, थाने के लोगों को भी, उनको भी बेचारे को जिला में देना पड़ता है, उन जिला के लोगों को भी पटना पहुंचाना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं हैं उनके साथ भी। लेकिन आपकी जवाबदेही जो है वो जनता के प्रति होनी चाहिए, किसी नेता के प्रति या किसी प्रशासन के अन्य लोगों के प्रति नहीं होनी चाहिए। जनता के आप सेवक है, किसी नेता के सेवक नहीं है। अब जरा ओवरऑल बिहार में आते हैं सर, तो इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा या कानून व्यवस्था? क्योंकि बेरोजगारी भी चरम पे मैं देख रहा हूँ, शिक्षा मुझे नहीं लगता कि उस क्वालिटी की है। अगर शिक्षा क्वालिटी की होती तो बेरोजगारी होती ही नहीं। और मैंने बोला है कि कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है, जब तक वीडियो वायरल नहीं होता, फोटो नहीं आता, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। और तो ये सब चीजें हैं। यही बोल रहे हैं कि शिक्षा का क्या स्तर है, तो जवाब बताने की जरूरत ही नहीं है इस बात की। बिल्कुल। और बेरोजगारी तो खैर बिहार में एक अभिशाप है, बिहार के लिए बेरोजगारी। आज हमारे साथी जो भी थे, पलायन करके कोई बाहर जाता है तो दिल्ली मुंबई 10,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर है, बेरोजगारी के कारण। और भ्रष्टाचार तो खैर बिहार में आपके प्रखंड के कार्यालय में सबसे नीचे स्तर के चपरासी के पास जाइए, वो भी आपकी नहीं सुनेगा। अगर आप उसके आंख में आंख डाल करके बात नहीं करेंगे, अगर चढ़ के उसके ऊपर, तो आपसे वो भी आपकी नहीं सुनेगा। वो भी आपसे चाहेगा, ये थोड़ा कमजोर वर्ग का आदमी आएगा, 100 रुपए टान लेंगे उससे। लोग इस जुगत में लगे हुए हैं जी। तो भ्रष्टाचार तो इस चरम पे है कि आप सबसे नीचा पायदान पे खड़ा हुआ आदमी कहाँ जाएगा बिहार में, ये सोचने पर मजबूर है अभी के लोग। तो भ्रष्टाचार इसीलिए है कि शिक्षा यहाँ पे वैसी नहीं है, लोग शिक्षित नहीं है। बेरोजगारी इसलिए कि जनसंख्या है। पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, उठा के अगर सब चीज के नींव में आप अंतिम में चले जाइए तो जनसंख्या सबसे बड़ा मूल कारण है। इस देश में सफाई की व्यवस्था खराब हो तो जनसंख्या, बेरोजगारी क्यों, जनसंख्या, ट्रेन में भीड़ क्यों, टिकट नहीं मिल रहा, जनसंख्या, पेट्रोल का भी किल्लत हो गया, पंप पे क्यों भीड़ है, तो जनसंख्या, गैस खत्म हो गया तो भाई हम 100 आदमी रहते तो 100 आदमी मैनेज कर लेते, तो जनसंख्या। हर मुद्दा के मूल में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा रोल है जी। सर आप विपक्ष में है, एक बात याद आई, बिहार सबसे गरीब राज्य है, लेकिन गैस सबसे महंगा बिहार में, पेट्रोल सबसे बिहार सबसे गरीब राज्य है तो पेट्रोल सबसे महंगा हमारे यहाँ पे। तो कह रहे हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। माननीय तेजस्वी जी ने भी केरला में कह दिया कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है। मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत उन्होंने कहा। बिहार सही में सबसे पिछड़ा राज्य है और सबसे गरीब राज्य है। बिल्कुल। आप कोई भी इंडेक्स उठा लीजिए भारत सरकार के कम्युनिकेशन का, उस इंडेक्स में बिहार सबसे नीचे नीचे आता है। तो फिर किस चीज में आप बिहार के लोग कहना चाह रहे हैं, या बिहार के जो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बिहार जो है आगे? बिहार में गैस, डीजल, पेट्रोल पे इतना टैक्स लाद दिया गया है, इतना कर बांध दिया गया है। कैसे? 10,000 वाला जो हुआ तो भरपाई कहाँ से करेंगे? बिल्कुल। जो इन्होंने ट्रेजरी खाली कर दिया बिहार सरकार का, जनता को पैसा दे करके 10,000 में वोट खरीद करके, ये ट्रेजरी को भरेंगे कैसे? हमारे आपके जेब से फिर उसी 10,000 को वापस रिन्यू करेंगे ना, डिफाइन करके निकालेंगे ना। बिल्कुल। टैक्स के नाम पर निकालेंगे, कभी आपके चालान के नाम पर निकाल देंगे। चालान कट जाता है, गाड़ी किसी का घर में लगा हुआ है, चालान कट के उसके फोन पे आ जा रहा है। कहाँ? तो पटना में आपका गाड़ी जो है सिग्नल तोड़ दिया। अरे भैया गाड़ी मेरा यहाँ पार्किंग में खड़ी है मेरी गाड़ी। आप जाएंगे कहाँ? कोर्ट के लिए आपका रास्ता बंद कर दिया गया है, जो है इसका सुनवाई नहीं होता है, ऑनलाइन कट गया, ये तो भरना पड़ेगा। अब लीजिए, दौड़ते रहिए, किसके पीछे दौड़िएगा? कोई सुनने वाला ही नहीं रहा बिहार में जी। बिजली को लेकर भी एक ट्विस्ट आया सर, कि शाम को 5 से लेकर रात के 11 बजे तक यूनिट महंगी आएगी। भाई आदमी खाना ही उस वक्त बनाता है, पढ़ाई लिखाई बच्चे उसी वक्त करते हैं, तो लाइट की ज्यादा जरूरत तो उसी वक्त है। उसी वक्त है, तो फिर आपसे वसूली, वही तो मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि वसूलेंगे कहाँ से? वो आपके जेब से पैसा कैसे निकालेंगे? अब जबरन तो नहीं निकाल लिया जा सकता है जी। तो वो कान को ऐसे घुमा के उल्टा पकड़वाएंगे आपसे, भैया दिन में जो है बिजली
आप कम उपयोग करते हैं तो इतना होगा। अभी गर्मी है तो ऑब्वियस बात है कि दिन में उतना ही होगा, रात में भी उतना ही होगा। रात में थोड़ा ज्यादा होता है, आप कह रहे पढ़ाई करते हैं, ये है वो है, बल्ब बंद होता है, लेकिन पंखा तो 24 घंटे लोग चलता रहेगा अभी से। तो बिल्कुल। तो ये कोई लॉजिक है नहीं इस बात का। इस लॉजिक में प्रशासन के लोग क्या सोचते हैं, सरकार के लोग क्या सोचते हैं, तो वही जाने। विपक्ष क्या कर रहा है इस विपक्ष इस बात पे, हम लोग इस बात को अभी पटल पे रखेंगे जी। विधानसभा में भी। इस बात को मुझे लगता है कि एक विधायक थे, उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस बात को मतलब तंज के रूप में ही कहा था कि इस बात का तो मतलब किसी को समझ में नहीं आया, जनता को हम जाके क्या समझाएंगे, इस तरह से उन्होंने कुछ कहा था। हालांकि इस बात को हम लोग रखेंगे, अपने जिला स्तर पे भी रखेंगे, तो आगे भी रखेंगे। जी सर, राजनीति में ईमानदारी की कोई जगह है क्या? देखिए, आप जो सबसे पहला सवाल आपका था युवा के बारे में, जब युवा राजनीति में आएगा ना जी, वो ईमानदार होगा, वो स्वच्छ सभी का होगा। ईमानदार इसलिए होगा कि उसको ये ललक नहीं होगा कि हमको बहुत बड़ा कोई एसेट खड़ा कर देना है, बहुत बड़ा कोई स्टेट खड़ा कर देना है। तो उसका ललक ये होगा कि राजनीति में हमारे क्षेत्र में हमारे से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो हमारे साथी हैं, हमारे समाज के लोग हैं, चाचा हैं, भाई हैं, भतीजा हैं, भाई दोस्त हैं, वो लोग भी हमारे साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें। तो उनके अंदर बहुत कम चाह होती है, वो होता है मनी के लोग का, पैसा के लोग का जो है वो चाह बहुत कम होती है युवा के अंदर जी। तो ऐसा नहीं है कि ईमानदारी नहीं है, बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं, मैं उनकी भी मेहनत को जो है नकार नहीं सकता, उसमें भी बहुत ईमानदार लोग हैं। हजारों नेता हमारे पूर्व में भी रहे हैं, अभी भी हैं, ईश्वर करेंगे तो बहुत आगे भी हम लोग लेके चलेंगे ईमानदारी को। सर, देखा जा रहा है कि विपक्ष जो सवाल पूछता है तो जो पक्ष में है वो जवाब देने से कतराते हैं या फिर हाउस छोड़ देते हैं। तो क्या नेताओं की जिम्मेदारी या जो नेता है या फिर जो सरकार में है उनकी जिम्मेदारी खत्म होती जा रही? बिल्कुल, क्योंकि आपने कोई ऐसा सर्विस दिया ही नहीं लोगों को कि आपकी जवाबदेही तय हो। जवाबदेही तय कैसी होनी चाहिए थी? जवाबदेही ऐसे तय हो कि आज मैंने कोई आवेदन लिखा वीडियो को, उस आवेदन पर कार्रवाई कितने दिन में हुआ या कितने दिन में होना चाहिए, ये तय होना चाहिए। किसी विधायक को लिखा, किसी सांसद को लिखा, किसी जनप्रतिनिधि को लिखा या किसी कार्यालय में वो एप्लीकेशन मैंने लिख के दिया, उस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए कि ये काम जैसे आरटीआई में है ना 30 दिन के अंदर आपको सूचना देना है, उस तरह ये सूचना देने की तरह इसमें भी होना चाहिए, तय होना चाहिए जवाबदेही कि आपको जो है किसी ने आवेदन दिया, उसको 15 दिन में आपने निष्पादन किया या नहीं किया, तो आपने क्या किया, उसका रिपोर्ट देने वाला कोई होना चाहिए, जो नहीं है, जिस कारण से नेता हो, सरकार में बैठे लोग हो, प्रशासन हो, सभी लोग विफल हैं और सभी लोग अहंकार में धुत हो चुके हैं। जी, आपने सर विधायक और सांसद जी का नाम मतलब आपने नाम लिया, तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या अब जो ट्रेडिशन चला हुआ है, जो विधायक है, सांसद है, जो नेता है, वो सिर्फ फीता काटना, जन्मदिन, मरण दिन इन्हीं पे दिखते हैं, इसके अलावा काम के लिए तो नहीं दिखते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं 2 साल से बिहार में हूँ, सांसद हो चाहे विधायक हो, वो सिर्फ फीता काटना, जन्मदिन, मरण दिन इसी पे आते, चाहे कोई शिलान्यास करना, बिल्कुल काम के लिए तो जनता को सुनने के लिए कभी आए नहीं। जनता से वोट लेना है, 5 साल पटना रहना है, 5 साल दिल्ली रहना है, 5 साल एक हमारे नगर पंचायत में भैया है कलकत्ता रहना है, फिर आना है, पैसा बरसा देना है जनता के ऊपर। लोग नगर पंचायत में लोग कहते हैं 5,000 रुपये कीन ले वोट, 1500 होना चाहिए, 5,000 रुपये कीन ले, वो पैसा कहाँ से आया? विधायक कहते हैं कि 2 करोड़ टिकट में दिल्ली है, 3 करोड़ क्षेत्रों में कर भी करता है, 5 करोड़ रुपया कहाँ से आया? सांसद कहते हैं कि 10 करोड़ में टिकट खरीद गया, पैसा कहाँ से आया? जनता का पैसा था, तो आपने लूट करके अपने राजनीतिक खेल के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। तो इसलिए लोग जब, और जनता को, हालांकि मैं गलती नहीं कहूंगा उनकी, लेकिन उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए कि आपसे जो प्रतिनिधि चुन करके गए हैं, जो प्रतिनिधि आपसे मिले, टकराए, तो आप उनसे नजर में डाल के सवाल पूछिए 5 साल तुम कहाँ थे, तब जाके यह जवाबदेही तय होगी, तब सरकार जागेगी, तब जनप्रतिनिधि भी डरेंगे आपसे। अगर आपकी सरकार होती तो क्या ऐसे ही मुखर रूप से आप उसका विरोध करते अगर वो कोई गलती करती तो? एकदम बिल्कुल करता। मैं कैमरे के सामने, मैं एक युवा हूँ, अभी मेरा राजनीतिक करियर बहुत आगे जाएगा, नहीं जाएगा, या बहुत लंबा समय है मेरे पास, आप कैमरे के सामने मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज खोल के कह रहा हूँ, अगर मेरी सरकार होती या होगी, अगर मुझे इस तरह से खुल करके बोलना पड़ेगा अपने सरकार के खिलाफ भी, तो मैं खुल करके बोलूंगा, क्योंकि काम हम जनता के लिए है, जनता हमसे नहीं है, हम जनता से हैं, पार्टी हमारी जनता से है। आज अगर सत्ता में आने के लिए पार्टी हमारी कोशिश कर रही है तो जनता से ही कोशिश कर रही है, और उस जनता को अगर मारा जाएगा, उस जनता पर पटना में अगर दमन किया जाएगा, उस जनता के लिए हम आगे खड़े रहेंगे। आपको क्या चाहिए, पद या पहचान? न पद चाहिए न पहचान की जरूरत है हमको। पद इसलिए नहीं चाहिए कि उसके बिना भी हम पिछले 8 साल 9 साल
से हम राजनीति में हैं, बिना पद के भी हम जनता की सेवा में हैं। कोई फेसबुक पर लिखता होगा 24 घंटे 7 दिन हम रहेंगे, फेसबुक पर लिखता होगा, व्हाट्सएप पे लिखता होगा, हमने करके दिखाया, उसको साबित करके दिखाया है। आज अगर आदित्य प्रकाश या वीरेंद्र राय नहीं होते नगर पंचायत मुरौल में, तो कोई दूसरा जनप्रतिनिधि होता ही नहीं जो क्षेत्र में घूम के जाता। आज हम विपक्ष होकर खोजते हैं ना, इसीलिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो पीछे पीछे हमारे घूमते रहते हैं कि कहाँ जा रहा है, फिर न कुछ कह दे कहीं, फिर न कुछ लिख दे कहीं, इसीलिए हमारे पीछे पीछे वो घूम रहे हैं। आज हम छोड़ दें घूमना क्षेत्र में, हमारे खिलाफ और भी 11 लोग न चुनाव लड़े थे नगर पंचायत में। एक आदमी आप बता दीजिए पूरे नगर पंचायत में, पूरे 8400 जनता में घूम करके और कह दे पब्लिक की इनका छोड़ कर वो अवैध रहलखिन, पप्पू जी न अवैध रहलखिन, क्या नेताजी न रहलखिन, कभी नहीं कहेगा आपको। तो जनता के बीच में जाने वाले लोग ही नहीं रहे, जनता से घबराते हैं लोग, क्योंकि जनता सवाल पूछे ना कहीं, जनता कुछ मांग न दे। अरे आपसे नहीं मांग रहा है, वो अपना अधिकार मांग रहा है, उसका अधिकार है आवास, उसका अधिकार है बढ़िया पानी पीना, उसका अधिकार है बढ़िया सड़क, उसका अधिकार है नाला होना, उसका अधिकार है बिजली होना, उसका अधिकार है कि आपको स्ट्रीट पर लाइट लगाना। तो उसमें आपसे क्या मांग देगा उससे ज्यादा? कोई आटा नहीं खरीदवा लेगा आपसे, अपने घर के लिए चावल नहीं खरीदवाएगा आपसे। जी सर, आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप अपने आप को कहाँ देखेंगे आने वाले समय में, आने वाली राजनीति में कहाँ देखते हैं? देखिए, जनता के बीच में है, जनता के बीच में रहना भी चाहते हैं और जनता के बीच में ही रहेंगे। जी, राजनीति में लोग आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, पीछे आते हैं, आगे जाते हैं, होता रहता है। पिताजी भी हमारे 18 वर्ष सुधाड़ी के पूरे 7 जिला के त्रिभुज के चेयरमैन रहे, नगर पंचायत के लोग भी अब सेवा कर रहे हैं, फिर आगे जाएंगे, फिर पीछे आएंगे, जनता के बीच में वो भी रहे। आज भी अभी कह रहा हूँ, आगे भी जनता के बीच में हम भी रहेंगे, वो भी रहेंगे, हम सभी मिलकर जनता की सेवा करेंगे। जिसको जहाँ जरूरत पड़ेगा 24 घंटे खड़े रहे हैं, दिन हो, रात हो, गर्मी हो, बरसात हो, 24 घंटे खड़े रहेंगे, जिसमें कोई डाउट की बात नहीं। जी।